तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बड़े अपडेटों के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके है, लेकिन दूसरा अपडेट एक ऐसा खबर को लेके है जिसके बाद भारत को फिर से एक बार अपने इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी और डिफेंस प्रोडक्शन को लेके एक बार सोच विचार करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है वो ताइवान के द्वारा बनाया जाने वाला अपना पहला इंडिजीनियस SSK मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेके है। बताया जा रहा है कि ताइवान अपना खुद का सबमरीन के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब भारत अपना खुद का डिजाइन किया हुआ सबमरीन के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेगा। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों दुबई एयर शो में तेजस एयरक्राफ्टों को ले जाने के बाद एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे बड़े बड़े और महत्वपूर्ण खबर आया, जहाँ पे एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट से शुरू करके एयरक्राफ्टों को किन किन देशों को ऑफर किया गया है उसके बारे में तो हमें पता चला। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भारत तेजस मार्क 2 को लेकर भी काफी तेज गति से काम कर रहा है और जल्द ही इन एयरक्राफ्टों को पब्लिक के सामने लाने का भी तैयारी कर रहा है। मतलब तेजस मार्क 1 के जैसे आप भी जल्द ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देख सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आप लोग ज्यादा नहीं बल्कि साल 2023 तक इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है इसके क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू और रोल आउट को साल 2022 के एंड तक समाप्त करने का तैयारी किया जा रहा है, जबकि साल 2023 में एयरक्राफ्टों के लो स्पीड और हाई स्पीड प्रैक्टिस ट्रायल के साथ साथ पब्लिक अपीयरेंस के लिए भी इसे तैयार किया जा रहा है। संभावित साल 2023 में आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के पहले प्रोटोटाइप को पब्लिक शोकेस के लिए सामने लाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2019 के एरो इंडिया शो के दरमियान ही पहली बार दुनिया के सामने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट और उसके स्केल मॉडल लाया गया था, जबकि साल 2021 के एयर शो में पहली बार दुनिया के सामने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को भी लाया गया था। ऐसे में साल 2023 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। और दोस्तों खाली साल 2023 एरो इंडिया 2023 के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साल 2022 और 23 में कई सारे घटना घटेगा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2022 ही वो साल होगा जब तेजस एयरक्राफ्टों के रोल आउट किया जाएगा। मतलब डायरेक्टली हम उसे अपने आंखों से ना देख सके, लेकिन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के बारे में साल 2022 में हमें कई तरीके के खबर और उसके कई सारे रियल फोटोज और वीडियोस मिल सकता है। जबकि साल 2022 के अंत के बाद साल 2023 की शुरुआत में इसे जहां पे हमें पब्लिकली देखने का मौका मिल सकता है, तो वहीं पे साल के अंत तक मतलब 2023 के अंत तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट भी करने का तैयारी कर रहा है, ताकि जैसे भी करके इन एयरक्राफ्टों को तय समय पे मतलब साल 2027-28 के अंदर ही बड़े मात्रा में प्रोडक्शन में लाया जा सके। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके अब तक कई सारे अपडेट आ चुका है, जिनमें एयरक्राफ्टों के आकार, उसके वजन, उसके परफॉर्मेंस के बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। दोस्तों ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट होगा ये तेजस मार्क 1 के तुलना में आकार में बड़ा, वजन में भारी, ज्यादा पेलोड लेने वाले क्षमता वाला एयरक्राफ्ट के साथ साथ ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रेंज वाला एयरक्राफ्ट भी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये 17.5 टन कैटेगरी के एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसे हम मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों के आकार का या फिर वजन का बोल सकेंगे। और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के मिराज 2000, जैगुआर, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इनिशियली 170 प्रोडक्शन वेरिएंटों को इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जाएगा, जबकि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के बाद तेजस मार्क 2 को भी भारत एक्सपोर्ट मार्केट के लिए उतार सकता है। दोस्तों माना जा रहा है कि सबसे पहले इन एयरक्राफ्टों के द्वारा मिराज 2000, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जा सकता है, जबकि जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों का रिप्लेसमेंट का काम साल 2034 से शुरू हो सकता है। अब चलिए दोस्तों ताइवान के खुद के इंडिजीनियस SSK मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ताइवान के द्वारा अपना पहला इंडिजीनियस SSK मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के तैयारी के लिए इसका की लेइंग किया गया है, जो कि किसी भी सबमरीन के कंस्ट्रक्शन के सबसे पहला पड़ाव होता है। दोस्तों माना जा रहा है कि ये ताइवान के द्वारा किया जाने वाला ऐसा पहला प्रयास है जिससे भारत को भी कुछ सीख लेना चाहिए और भारत को भी अपने सबमरीन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को ताइवान के जैसे आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे तो भारत में सबमरीनों का निर्माण कर रहा है, लेकिन वो सब सबमरीन विदेशी टेक्नोलॉजी के हैं और भारत में मेक इन इंडिया के अंतर्गत खाली इसके कंस्ट्रक्शन हो रहा है। प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत सबमरीनों में कुछ महत्व हासिल करना चाहता है और अपने कंपोनेंटों का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के भारत को अपना खुद का डिजाइन का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन अपने बलबूते पे शुरू करना चाहिए। इवन दोस्तों मेरा ये भी मानना है कि भारत इस मामले में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत न्यूक्लियर पावर सबमरीनों का डिजाइन कर चुका है और कई सारे न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के प्लान के तहत आगे भी बढ़ रहा है। ऐसे में जितने जल्दी भारत के द्वारा अपने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कॉन्सेप्ट को आगे रखा जाएगा, उतना जल्दी ही भारत अपने अंडर वाटर कैपेबिलिटी को और मजबूत कर सकेगा। पर दोस्तों भारत के कैपेबिलिटी के बारे में जानने से चलिए पहले हम ताइवान के बनाए जाने वाले सबमरीन के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह ताइवान जिस सबमरीन के कंस्ट्रक्शन का प्रयास कर रहा है वो 2500 टन के एक ऐसा सबमरीन होगा जिसका लंबाई 70 मीटर तक हो सकता है और ये जापान के सोरियो क्लास के सबमरीन के काफी सिमिलर हो सकता है। पर इसमें अमेरिका के
न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले ANBYG-1 नामक सबमरीन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टमों का इस्तेमाल होगा, जो बेसिकली अब तक अमेरिका के बाहर किसी भी अन्य देश के सबमरीनों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर ताइवान के सबमरीनों को बनाने के कारणों को देखा जाए तो ताइवान बेसिकली ये पहली बार अपने देश में इंडिजीनियसली सबमरीनों का निर्माण कर रहा है। पर ताइवान सबमरीनों को निर्माण करने से पहले विदेशों से सबमरीन खरीदना चाहता था। इवन कई सारे देश ताइवान को सबमरीन देने के लिए तैयार भी था, लेकिन चाइना के रवैये को देखते हुए और चाइना के द्वारा किए गए एग्रेसिव बिहेवियर के बाद कई सारे देश इस मामले में अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना नहीं चाहता था। और उन देशों के रवैये को देखते हुए ताइवान की तरफ से अपने खुद के सबमरीन डिजाइन और डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। पर दोस्तों, डायरेक्टली नहीं तो कम से कम इनडायरेक्टली कई सारे देश ताइवान के मदद में आगे आया है, जिनमें जापान से शुरू करके अमेरिका तक शामिल है। जापान और अमेरिका जैसे देश ताइवान को ऐसे सबमरीन के साथ साथ अन्य हथियारों के डेवलपमेंट के लिए भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कई तरीके के मदद कर रहा है, जिनमें डिजाइन में मदद से शुरू करके इक्विपमेंटों के सप्लाई और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी शामिल है। दोस्तों, भारत के अगर सबमरीनों को देखा जाए तो हाल ही में ही भारत के द्वारा अपने प्रोजेक्ट 75 मतलब कलवरी क्लास के चौथे सबमरीन को अपने बेड़े में जोड़ने का तैयारी किया जा रहा है और संभावित 25 तारीख को इस सबमरीन को ऑपरेशनली भारत के नेवी में कमीशन कर दिया जाए। पर दोस्तों, ये भारत के लिए उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है जितना बड़ा अचीवमेंट ताइवान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत कलवरी क्लास के सबमरीन के प्रोजेक्ट के तहत तो 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण कर रहा है, जबकि 6 अन्य सबमरीन मतलब नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट 75I के सबमरीनों को भी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में बनाएगा। पर यह भारत के लिए ऐसा आखिरी मौका होगा जहां पे भारत को टेक्नोलॉजी को लेके सब कुछ जानने का आवश्यकता होगा, ताकि भविष्य में भारत को किसी अन्य देश से सबमरीनों को खरीदने का आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 से भारत कई तरीके के चीजों को सीखने में सफलता हासिल किया है और प्रोजेक्ट 75I में भारत इन चीजों को अपने हिसाब से अपने नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों में ढालेगा। और दोस्तों, माना जा रहा है कि इसके बाद भारत को और किसी तरीके के कोई भी देश के हेल्प का आवश्यकता नहीं होगा और भारत अपने ही देश में अपने सबमरीनों का निर्माण करेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सबमरीनों को बनाने के लिए भारत के पास कई तरीके के टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले स्टील से शुरू करके उसके स्ट्रक्चर को निर्माण करने के लिए आवश्यक मटेरियल और सबमरीनों के अंदर इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट, जैसे कि सबमरीन के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से शुरू करके उसके सेंसर्स, उसके सोनार्स और उसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट। इवन इसके अलावा दोस्तों, भारत के द्वारा कई तरीके के हथियारों का भी डेवलपमेंट किया गया है, जो भारत अपने खुद के डिजाइन किया हुआ या फिर प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत खरीदे जाने वाले सबमरीनों में इस्तेमाल कर सकता है। पर दोस्तों, ताइवान के द्वारा अपने खुद के SS के निर्माण करने का जो ये न्यूज है, ये भारत के लिए एक सोचने का कारण इसीलिए भी है क्योंकि भारत जैसे देश अगर खुद का न्यूक्लियर पावर सबमरीन का निर्माण कर सकता है और वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑपरेशनल भी हो सकता है, तो क्यों भारत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान भारत से आकार में काफी छोटा है और ताइवान इस तरीके के सबमरीनों को डेवलप करने के लिए इसीलिए तैयार हो पाया क्योंकि ताइवान के सामने कोई और रास्ता नहीं था। और जब तक भारत के द्वारा अपने रास्ते को खुला रखा जाएगा, मतलब अन्य देशों से टेक्नोलॉजियों को हासिल किया जाएगा और भारत खुद के दम पे सबमरीनों को निर्माण करना शुरू नहीं करेगा, तब तक भारत को ताइवान के जैसे बड़े अचीवमेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट 75I के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I में भारत कई तरीके के ऐसे इनोवेशन करना चाहता है जिससे आने वाले भविष्य में भारत को सबमरीन कंस्ट्रक्शन में मदद मिले, जैसे कि फ्यूल सेल वेस्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जो कि सबमरीनों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद कर सकेगा। दोस्तों, पहले बताया जा रहा था कि कलवरी क्लास के सबमरीन के साथ साथ भारत के प्रोजेक्ट 75I क्लास के सबमरीनों में भी DRDO द्वारा निर्मित किया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को लगाया जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के ही AIP सिस्टमों को इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। भारत के प्रोजेक्ट 75I क्लास के ये सबमरीन आकार में कलवरी क्लास के सबमरीन से बड़ा भी होगा और वजन में भारी भी होगा, जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को भी लगाया जाएगा ताकि भारत अपने खुद के मिसाइलों को इससे दाग सके और भारत के ब्रह्मोस और निर्भय जैसे मिसाइल भी इसमें तैनात हो सके। तो इस कारण इन सबमरीनों का वजन 3000 टन तक भी हो सकता है और फिलहाल भारत के सबमरीन प्रोजेक्ट में कई सारे देश भारत को मदद करने के लिए आगे आ रहा है, जिनमें साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल है, जो कि अपने DFU शिपयार्ड द्वारा निर्माण किया हुआ सबमरीन के कॉन्सेप्ट को लेके आगे आ रहा है। तो वहीं पे फ्रांस जैसे भारत के करीबी और पुराने दोस्त भी है, जो कि कलवरी क्लास के सबमरीन को ऑलरेडी भारत को दे चुका है। फ्रांस अपने कई सारे डिजाइन को लेके आ रहा है, जिसमें कलवरी क्लास के बड़े वर्जन से शुरू करके फ्रांस के बराकुडा क्लास के नॉन न्यूक्लियर सबमरीन तक शामिल है। जबकि दोस्तों, इस मामले में रशिया भी पीछे नहीं है और रशिया भी अपने अमूर क्लास के सबमरीनों के डिजाइन भारत को पेश कर चुका है। जबकि इसके अलावा स्पेन जैसे देश भी शामिल है, जो अपने सबमरीनों के डिजाइन को आगे लेके आ रहा है। लेकिन हाल ही में यह भी पता चला कि जर्मनी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में अपने आप को रखना नहीं चाहता है, क्योंकि जर्मनी के सामने कुछ ऐसे शर्त है जो जर्मनी पूरा नहीं कर पा रहा है। कुल मिला के ताइवान के सबमरीनों को बनाने के प्रोजेक्ट को देख के अब भारत को भी सीख लेना चाहिए और भारत को भी अभी से ही अपने डिजाइन किया हुआ सबमरीनों के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि डिपेंडेंसी कम से कम तर हो और भारत एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक बड़ा दर्जा हासिल कर सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए
ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।